हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि बेटा हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हम जो है वो दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो वेक्टर होना चाहिए, यानी कि जो हमारे डीएनए को लेके जाएगा, जो भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है उसको जो लेके जाएगा वो कैसा होना चाहिए। भाई जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारा आइडियल होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देन हम कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब ऐसा ना हो कि डीएनए तो आ गया लेकिन उसको जो इंसर्ट करना है जिस होस्ट ने वही कॉम्पिटेंट ना हो, वही रेडी ना हो डीएनए को लेने के लिए, तो उस बारे में हम वो बात कर चुके हैं। अब हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है भाई, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम क्यों बना रहे हैं कि एक डिजायर डीएनए कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, सपोज ये आपका जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें से आपको एक पर्टिकुलर ये वाला, इसमें से अगर आपको एक पर्टिकुलर ये वाला स्ट्रैंड जो है वो निकालना है, अब वो निकाल तो लोगे, कैसे निकालोगे भाई? आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला है, आपने बोला कि ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको मुझे इस क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कराना है। अब जब आपको इस क्लोनिंग वेक्टर में ये इंसर्ट कराना है तो पहले इसको भी तो अलग से निकालना पड़ेगा ना। ये वाला जो सेगमेंट है जो हमें इंसर्ट कराना है जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? जो हम आरडीएनए बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है इस आरडीएनए का? यानी कि दो अलग अलग डीएनए को हमें इंसर्ट कराना है। अब जो सीक्वेंस जो हमें चाहिए पर्टिकुलर सीक्वेंस, वो हम कैसे निकालें? तो उसके लिए काफी सारी टेक्निक्स जो है हमारी वो यूज होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, कि जो आपको पर्टिकुलर डिजायर डीएनए चाहिए वो डीएनए आप कैसे निकालोगे। इस पूरे ये काफी बड़ा सेगमेंट होगा डीएनए का, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, सिर्फ ये वाला जीन जो है वो मुझे चाहिए और मैं उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगी। अब ये वाला जीन में कैसे, वो भी तो एक क्वेश्चन है ना भाई। आपने वेक्टर बना लिया, वेक्टर आपने पढ़ लिया जो ले जाना है, होस्ट को भी तैयार कर लिया, पर जो डिजायर्ड सेगमेंट चाहिए वो तो हमने तैयार ही नहीं किया अभी तक। वो कैसे करेंगे? तो वो हम कैसे करेंगे बेटा? विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या बायो में अगर हम किसी भी वर्ड की बात करें वो अपने आप को खुद ही डिफाइन करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टेक्निक में हम कैसे इस टेक्निक की हेल्प से उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को निकालेंगे जिससे हम आरडीएनए बनाएंगे। तो इस टेक्निक में होगा क्या? सबसे पहले तो क्या चाहिए हमें? जेल, यानी कि कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए या ऐसा केमिकल चाहिए जिससे हम जेल बना सके। जेल क्या है बेटा? जैसे आप लोगों ने जेली खाई होगी, उसी तरीके से जो जेली ना तो ज्यादा सॉलिड हो ना ज्यादा लिक्विड हो, उस टाइप का हमें मटेरियल चाहिए। तो यानी कि हमें कोई ऐसा केमिकल चाहिए जो कि जेल बना सके। सो जो मोस्ट कॉमन केमिकल हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा, मोस्ट कॉमन केमिकल जो हम यूज करते हैं दैट इज एग्रोस, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो हम केमिकल यूज करते हैं जेल बनाने के लिए वो हमारा एग्रोस होता है। इसलिए आप काफी बार देखोगे कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा होता है। अब जेल तो समझ आ गया कि जेल चाहिए हमें किसी ना किसी चीज के लिए, क्योंकि नाम में ही आ रहा है जेल। तो हमें वो जेल बनाना था, हमने एक पाउडर केमिकल लिया जिसको, जो क्या है हमारा एग्रोस। एग्रोस का पाउडर लेते हैं हम जिसको हम सॉलिडिफाई करते हैं, जेल बनाते हैं जिसका, तो एग्रोस से बना रहे हैं वो। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है कि करंट की बात हो रही है, यानी कि जेल है, करंट है, उससे जो है हम वो कुछ ना कुछ करने वाले जिससे कि हमें डिजायर डीएनए मिलने वाला है। तो दो चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो चीज तो कंफर्म यूज करने वाले हैं, दैट इज जेल एंड करंट। कि हम एक जेल यूज करने वाले हैं, एक करंट यूज करने वाले हैं, ये तो हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अगर आपको कोई डिजायर डीएनए चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो यही हमारा पहला स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, स्टेप्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टेप्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो सबसे पहला जो इसका स्टेप होगा, भाई क्या करना है हमें? डीएनए को, डिजायर डीएनए चाहिए तो पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए हवा की बात तो है नहीं कि भैया दाल चावल है वो मिक्स हुई पड़ी है उनको अलग कर लो, दाल अलग दिख रही है, चावल अलग दिख रही है, नॉर्मली अलग कर लो। ऐसे ऐसा तो नहीं होगा भैया, सेल है, कोई ना कोई प्रोसेस होगा इसको भी अलग करने का, डीएनए को भी अलग करने का। तो बेटा क्या होता है कि आपका जो सेल है उसको पहले सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, उसका एक लिक्विड बन जाता है, ठीक है। उस लिक्विड को, अब सपोज इसके अंदर आपके ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, एक बीकर में आपके सेल का लिक्विड बना के डाल दिया गया,
उसमें डीएनए भी प्रेजेंट है और भी हमारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब इस बीकर में हम क्या करेंगे, इस बीकर में हम डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। इस बीकर में हम क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल। अब चिल्ड इथेनॉल की वजह से क्या होगा कि जो ये वाला लिक्विड है और इथेनॉल वो अलग हो जाएगा और बीच में रह जाएगा आपका सिर्फ डीएनए। तो इस तरीके से हम आइसोलेट करते हैं चिल्ड इथेनॉल को। जब हम डीएनए में डालते हैं चिल्ड इथेनॉल को जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो चिल्ड इथेनॉल बेटा डीएनए के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनेलीज को वो किल कर देता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाकी सारे ऑर्गेनेलीज तो आपके किल हो जाएंगे लेकिन जो डीएनए है वो आपका रह जाएगा। डीएनए जो है वो कभी भी लो टेम्परेचर पे मरता नहीं, बाकी सारी चीजें आपकी वो हो जाएंगी लेकिन जब आप इथेनॉल डाल रहे हो तो उसकी वजह से डीएनए जो है वो किल नहीं होगा। तो हमें बीकर में क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर एक लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में आपके डीएनए प्रेजेंट है, ये भी एक लिक्विड फॉर्म में ही होगा, और उसके नीचे आपका दूसरा लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे सेल का लिक्विड था वो सारा हो गया, इथेनॉल ऊपर अलग हो गया और डीएनए जो है हमें वो अलग देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम आइसोलेशन कराते हैं डीएनए की बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। और ये जो हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं दो अलग लिक्विड से, भाई ये अलग लिक्विड है, ये ऊपर इथेनॉल है हमारा, ऊपर क्या होगा इथेनॉल होगा, नीचे हमारा दूसरा लिक्विड है सेल लिक्विड ऑफ सेल, और बीच में क्या है हमारा डीएनए। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं दो लिक्विड में से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्पूलिंग, ठीक है। जब आप इस तरीके से डीएनए को आइसोलेट करते हो कि दो लिक्विड में से डीएनए को अलग कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है बेटा आपके स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है, स्पूलिंग की अगर हम बात करें तो स्पूलिंग आपकी क्या होती है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू सस्पेंडेड लिक्विड। सस्पेंडेड लिक्विड का मतलब होता है जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, जो उसके ऊपर नीचे लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड लिक्विड बोलते हैं। तो स्पूलिंग क्या है बेटा, हमारी सेपरेशन है डीएनए की फ्रॉम टू सस्पेंडेड लिक्विड। जब आप दो सस्पेंडेड लिक्विड से डीएनए को आइसोलेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पूलिंग है। और हम आइसोलेट कैसे करते हैं डीएनए को, चिल्ड इथेनॉल जो है हम वो डाल देते हैं अपने सेल सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से बाकी सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं हमारे सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं, किल हो जाते हैं या रप्चर हो जाते हैं। बचता क्या है, सिर्फ हमारा डीएनए, जिसमें इथेनॉल हमारा अलग हो जाता है, लिक्विड ऑफ सेल अलग हो जाता है और डीएनए हमारा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अब डीएनए तो मिल गया। अब इसमें क्या है कि पूरा डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है, सारे डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट है, या जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब हमें जो पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए वो कैसे मिलेगा, भाई आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि इस केबी का या इतने साइज का मेरा जो है वो होना चाहिए, 100 केबी का, 700 केबी का, 500 केबी का, डिपेंड करता है कि आप कितने केबी का चाहिए, कितने केबी का आपको इंसर्ट करना है डीएनए। अब वो कैसे करेंगे, भाई डीएनए तो काफी सारा मिला है ना, हमने क्या कहा था कि हमें एक पर्टिकुलर डिजायर्ड चाहिए, इतने सीक्वेंस का चाहिए या इतने केबी का हमें चाहिए, सिर्फ वही हम इंसर्ट करेंगे, बाकी से हम इंसर्ट नहीं करेंगे। अब इन सारे डीएनए में से वो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट हम कैसे निकालेंगे कि ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे एग्रोस। आइए देखते हैं कैसे यूज करें। सो अब देखो क्या होगा, हमें डिजायर्ड अब काफी सारे डीएनए मिल गए, अब उस पर्टिकुलर डीएनए में से हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए, सपोज 100 केबी का चाहिए या 200 केबी का हमें फ्रेगमेंट चाहिए, लेकिन हमें काफी सारे फ्रेगमेंट्स मिले हैं डीएनए के। जब हमने स्पूलिंग करी तो उसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारे फ्रेगमेंट्स आए हमारे डीएनए के। अब काफी सारे फ्रेगमेंट्स तो हमारे नीड के नहीं, तो अब मेन जो हमने प्रोसीजर का नाम दिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका यहाँ पे यूज होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा स्क्वायर जो ये आपको दिख रहा है बेटा, ये है आपका एग्रोस जेल, यानी कि एग्रोस पाउडर को लिक्विड में डाल के उसको सॉलिडिफाई किया गया और एग्रोस जेल बनाया गया। अब जब उसको सॉलिडिफाई किया जाता है तो उस टाइम में बेटा उसके अंदर बनाए जाते हैं वेल्स। उस टाइम उसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं। बेसिकली थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग दी जाती है जिसके हम अंदर डीएनए को लोड करेंगे।
ठीक है, बहुत प्यार से आराम से लेके चलेंगे इसको ताकि आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल क्लियर होके जाए। ठीक है, अब जब हमने जेल बनाया था, देखो कहीं भी आप घर पे भी आइसक्रीम जमाते हो कुछ करते हो, अगर उसके अंदर आपने ऐसे स्टिक घुसा दी तो वो उसमें स्पेस हो जाएगा अगर स्टिक बाद में निकाल दोगे ताकि उसमें कोई भी चीज डालने तो हम डाल लें। सिमिलरली जब हम एग्रोज जेल को सॉलिडिफाई करते हैं उस टाइम पे कॉम्ब लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब हम वो कॉम्ब निकालेंगे सॉलिडिफाई होने के बाद तो उसके अंदर इस तरीके से वेल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये वेल्स क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोडिंग करेंगे, इसमें हम नई चीजें डालेंगे इस एग्रोज जेल के अंदर। भाई क्या पर्पस है, उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, तो वो इसीलिए कर रहे हैं। अब वेल्स बना दिए, अब सपोज 1 2 3 4 5 6 वेल्स हमने जो है वो बना दिए। ये 6 वेल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो 6 वेल्स हैं बेटा, इनमें से फर्स्ट जो वेल होगा, ये जो फर्स्ट वाला वेल है, इसके अंदर हम डालेंगे लेडर। अब ये लेडर क्या होता है भाई, क्या है मैम ये लेडर, तो बेटा लेडर होता है आपका जिसके अंदर एक स्केल, जैसे आपका स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे 15 सेंटीमीटर तक आपका स्केल होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्केल प्रेजेंट होता है जिसमें 100 केबी 200 केबी, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने केबी का फ्रेगमेंट चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग स्केल्स होते हैं। जैसे अगर हमें चाहिए था 400 केबी के अराउंड, तो हमने इस तरीके से जो है वो 400 केबी वाले सारे हमारे आ गए। ठीक है, अब ये हमने अलग अलग केबीस का जो है वो एक लेडर डाल दिया। इसमें सारे सीक्वेंस होंगे कि यहाँ पे जो रुका उसका साइज 100 है, यहाँ पे जो रुका वो 200 का है, यहाँ पे जो रुका वो 400 का है। तो इस तरीके से इसमें साइज लिखे, तो जहां पे भी हमारा डीएनए आके रुक जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हाँ हमारे डीएनए का साइज इतना था। तो बेसिकली ठीक है, अब हमने पहले में लेडर लोड कर दिया। दूसरे वेल्स में जितने भी हमारे वेल्स बच गए, इसमें हम डालेंगे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो हमें स्पूलिंग से डीएनए मिला था उसको हम लोड करेंगे। इसके लिए गन आती है जिससे हम लोड करते हैं। ठीक है, इन वेल्स में अब हम क्या करेंगे, ये सारे हमने डीएनए के सेगमेंट जो है वो लोड कर दिए हैं। सारे के सारे हमने डीएनए के सेगमेंट्स क्या कर दिए, लोड कर दिए जेल के अंदर। अब इसको हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली जो हमारा ये एग्रोज जेल है, इसको एक बीकर के अंदर डाला जाता है। एक चेम्बर होता है जिसमें हम ऊपर से वायर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम वो वायर्स कनेक्ट करेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, और हमारे डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा जो जेल से डीएनए मूव करेगा वो कैसे करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब क्या होगा, हमने करंट ऑन कर दिया, यहाँ पे हमने करंट जो है वो पावर सोर्स ऑन कर दिया। अब जब ऑन कर दिया तो क्या होगा कि ये जो एग्रोज जेल है एक बफर सॉल्यूशन के अंदर रखा गया था। बफर सॉल्यूशन के अंदर जो इसको रखा गया था, अब जैसे ही करंट आएगा तो उस बफर सॉल्यूशन से क्या होंगे, हमारे उस बफर सॉल्यूशन से हमारे पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ हमारा डीएनए जो है वो मूव करने लग जाएगा, क्योंकि डीएनए नेगेटिव है और नीचे की तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे डीएनए के सेगमेंट जो है वो नीचे आने लग जाएंगे। अब जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी ही नीचे आएगा, या जिसका वेट सबसे कम होगा वो उतनी जल्दी नीचे आएगा। कौन जल्दी नीचे आएगा, जिसका वेट सबसे कम होगा। तो जिसका वेट सबसे कम है वो क्या करेगा, जल्दी से फटाक से नीचे की तरफ आ जाएगा। जिसका वेट ज्यादा है वो ऊपर ही रह जाएगा। ऐसे ही होगा भाई। क्या होता है, तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे डीएनए को जब मूव कराया तो हम उनको अब उनकी डेंसिटी के बेसिस पे जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। जो लाइटर वेट के होंगे वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे और वो जल्दी से फास्ट मूव कर पाएंगे। तो जो लाइटर वेट वाले होंगे वो हमें नीचे मिलेंगे और जो हेवियर वेट वाले होंगे वो ऊपर होंगे। तो इस तरीके से हमने डीएनए को सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। उनकी जो डेंसिटी है उस बेसिस पे हमने उन्हें सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ करंट। हमने करंट पास कराया जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो मूव करा फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो जो लॉन्गर डीएनए होंगे वो हमारे ऊपर की तरफ रह जाएंगे। ठीक है, और जो शॉर्टर डीएनए होंगे वो हमारे नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब ये जो जेल है, जेल जो है बेटा इसमें कोई कलर नहीं है ना, डीएनए में कोई कलर है यहाँ तक। ठीक है, अब हमने डीएनए को सेपरेट कर दिया ऑन दी बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। शॉर्टर वाले नीचे आ गए, लॉन्गर वाले ऊपर आ गए। हमें जो भी साइज चाहिए होगा हम वो साइज अब इजीली जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अब इस जेल में से भी तो निकालना पड़ेगा ना। हमने तो जेल के अंदर डाल दिया। हमने क्या किया, जेल के अंदर डीएनए को डाल दिया। अब उस जेल के अंदर से निकालना पड़ेगा। जैसे जेली के अंदर अगर आप कुछ भी डाल दोगे तो वो जेली को तोड़ना पड़ेगा और उसके अंदर से निकालना पड़ेगा डीएनए। सिमिलरली यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। अब हमें जो भी हमें डीएनए चाहिए, शॉर्टर वाला चाहिए या लॉन्गर वाला चाहिए, उस डीएनए को हमें इस जेल के अंदर से निकालना है। यार बड़ी दुविधा है। पहले हमने क्या कहते हैं पूरे सेल में से निकाला, अब सेल में से डीएनए को फिर इसमें हम घुसा दिया हमने जेल में। अब इस जेल में से निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें कैसे दिखेगा, क्योंकि जो जेल है वो हमारा बिल्कुल
ट्रांसपेरेंट कलर का, और डीएनए का भी खुद का कोई कलर नहीं होता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है या फिर यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बेटा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले क्या करा हमने, डीएनए को आइसोलेट करा। अब जब डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उसको उसके साइज के बेसिस पे हमने सेपरेट करा। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, जिसमें हमारा एग्रोस जेल भी यूज हुआ और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज हुई। तो टेक्निक तो यही खत्म हो जानी थी। नहीं भाई, हमारा मेन टेक्निक का पर्पस क्या था कि हमें पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए मिले जिसको हम वेक्टर के अंदर डाल सके, या वेक्टर लेस भी उसको कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डाल सके। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, आपका इल्यूशन। जो थर्ड स्टेप है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो है आपका इल्यूशन। अब इल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो बेटा थर्ड जो आपका स्टेप है दैट इज इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या है कि अब हमें एग्रोस जेल में से जो भी हमें डीएनए का सेगमेंट चाहिए उसको सेपरेट करना है। अब डीएनए को सेगमेंट को हटाना है तो उससे पहले वो डीएनए सेगमेंट्स दिखने भी तो चाहिए। तो बेसिकली इल्यूशन किस लिए होता है कि जिससे कि जो भी हमारे एग्रोस जेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसको हम इजीली देख सके। ठीक है, अभी हमारा दो तरीके से हो सकता है, दो अलग अलग इमेजेस दिख रही है, तो हाँ जी, इन दो तरीके से आपका इल्यूशन हो सकता है। तो थर्ड जो आपका स्टेप है, थर्ड आपका स्टेप क्या है, इल्यूशन। इल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, इल्यूशन की डेफिनेशन है बेटा एक्सट्रैक्शन एक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल। ठीक है, जेल से जब आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। और इसमें हमारा दो तरीके से जो है वो इल्यूशन हो सकता है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दोनों ही तरीके सही है। आपको अगर इल्यूट कराना है, डीएनए को निकालना है, तो आप कैसे इल्यूट करोगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको ये दिख रहा है इधर वाला, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें हमने इथिडियम ब्रोमाइड का एडिशन किया है। इथिडियम ब्रोमाइड एक्सपोजर टू यूवी। सो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारा, देखो हमें पता था ना डीएनए का कलर है ना जेल का कलर है, वो दोनों एक जैसे दिखेंगे हमें। तो हमने डीएनए के ऊपर जो डीएनए के वेल्स थे उसके अंदर हमने क्या डाला, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया। इथिडियम ब्रोमाइड आपको पता है एक कलर होता है, ऑरेंज कलर देता है, हमारा डाई है जो कि यूज की जाती है किसी भी जिसका कलर ना हो उस ऑर्गेनेली को देखने के लिए। तो हमने ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करा, जो भी हमारे वेल्स है, देखो ये ना वेल्स है, तो मैं क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये वेल्स है। इन वेल्स के ऊपर हमने क्या डाल दिया, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया, जो हमारे डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। जब ये हमारे डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये जो जेल है हमारा, ये जो जेल वाला पीस है पूरा, इसको हम यूवी एक्सपोजर देते हैं। और जब हम यूवी एक्सपोजर देंगे तो जो हमारी इथिडियम ब्रोमाइड है वो यूवी लाइट के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमें इस तरीके से ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। जहां पे भी हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा वहां पे हमें इस तरीके के ऑरेंज कलर के जो है वो बैंड दिखाई देते हैं, जिससे हम इजीली उस पर्टिकुलर एरिया को कट करके वहां से हम डीएनए को निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारा तरीका है बेटा जिससे हम जो है वो इजीली अपने डीएनए को निकाल सकते हैं, दैट इज एक्सरेज। ठीक है, हम क्या करें, जो हमारा जेल है उसका एक्सरे करा दें। ठीक है, उसका हम क्या करें, एक्सरे करा दें। जो भी हमारा जेल है, जो हमारा एग्रोस जेल है, उसका एक्सरे करा दें। जब हम एक्सरे कराते हैं तो उससे पहले एक चीज बस हमें करनी होती है, जैसे हमने इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला है, वैसे ही जब हम एक्सरे कराते हैं तो हम डीएनए प्रोब ऐड कराते हैं। जो भी हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, जो भी हमें पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन चाहिए, उसका हम डीएनए प्रोब ऐड करा देते हैं, जिससे कि वो डीएनए प्रोब जो है वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाए। अब जहां वो बाइंड कर जाएगा तो हमें जो है वो अलग से ही दिखेगा कि इस पे हमारा डीएनए प्रोब जो है वो बाइंड करा है। जिस पे डीएनए प्रोब बाइंड नहीं करेगा, जिस पे डीएनए प्रोब हमारा बाइंड नहीं करेगा, वो एक्सरेज में हमें दिखेंगे ही नहीं। तो जैसे ये जो आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डीएनए प्रोब जो है वो बाइंड करा है। ये साइड में आपको लेडर का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, जो हमने लेडर लोड किया था। तो फिर हम इस पर्टिकुलर उस एरिया से जो है वो काट सकते हैं अपने एग्रोस जेल को, और वहां से हम डीएनए को जो है वो निकाल सकते हैं और उससे अपना जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना सकते हैं।
अब अगर आपको इंस्टेंट रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक जो है वो अपना स्टेप छोड़ सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि आपको इंस्टेंट वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था, आपने बनाया, उसका यूज किया और काम हो गया। लेकिन अगर आपको इसको फर्दर फ्यूचर यूज के लिए रखना है कि ये जो डीएनए है हमारा ज्यादा निकल गया या कम निकला, हमें फ्यूचर यूज के लिए रखना है, ड्यू टू सम रीजंस हम अभी आज रिकॉम्बिनेंट नहीं बना पाए, तो अब इसको हम ऐसे ही एग्रोस जेल में स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको डीएनए को स्टोर करना है, पर्टिकुलर जो आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है उसको आपको स्टोर करना है, तो आप उसको एग्रोस जेल में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसको सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कैसे होगा, तो ये लास्ट स्टेप होता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, अगर आपने स्टोर करना है। तो अगर स्टोर नहीं करना है तो इल्यूशन तक हमारा लास्ट स्टेप है। अगर आपको डीएनए को स्टोर करना है फ्यूचर यूज के लिए, तो उसके लिए आपको उसकी ट्रांसफर करानी पड़ेगी, ट्रांसफर असेंबली जिसको हम बोलते हैं, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो अब ट्रांसफर असेंबली में क्या होगा, इधर समझते हैं हम कि ट्रांसफर असेंबली में क्या है। हमें क्या करना है कि जो हमारा डीएनए है उसको फ्यूचर यूज के लिए हमें उसे सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे जो है वो ट्रांसफर कराना है। अब जब वो ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए ना प्रॉपर एक सैंडविच बनता है, जैसे हमने घर में सैंडविच बनाए होंगे आपने काफी बार, उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक सैंडविच बनाना है। अब जब वो सैंडविच बनाना है तो ऐसे तो नहीं है कि आप कहीं पे भी रख के बना देते हो, प्रॉपर एरिया क्लीन करते हो। सिमिलरली जब आप ट्रांसफर कराते हो उस टाइम पे आप एक बीकर लेते हो, ठीक है, ये बड़ा सा बीकर है, उसमें हम बफर सॉल्यूशन डालते हैं। अभी बफर सॉल्यूशन किस लिए डाला जाता है, ताकि हमारा एग्रोस जेल जो है वो ड्राई ना करे। अगर आपका एग्रोस जेल ड्राई कर गया या जो आपकी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन है वो ड्राई कर गई, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो हम बफर सॉल्यूशन में रख के जो है उनको पूरा सैंडविच जो है वो बनाते हैं, उसके बाद हम उसको सैंडविच मेकर में डालेंगे। ठीक है, तो क्या करा, सपोज ये हमारा सैंडविच मेकर है, सबसे पहले हमने क्या रखा, सैंडविच मेकर, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट ग्रिड बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट ग्रिड। ठीक है, अब ये सपोर्ट ग्रिड के ऊपर मैंने रखे पैड्स, यानी पैड्स किस लिए रखे, सेफ्टी के लिए, कि भाई कुछ भी जो है मेरा बाहर लीक ना करे, तो मैंने उसके ऊपर रख दिए पैड्स। अब इस पैड्स के ऊपर मैंने रखा फिल्टर पेपर, बटर पेपर जैसे हम रखते हैं कि कोई भी चीज जल ना जाए, इसी तरीके से मैंने रखा फिल्टर पेपर। उस फिल्टर पेपर के ऊपर रखूंगी मैं एग्रोस जेल, उस फिल्टर पेपर के ऊपर मैंने क्या रखा, एग्रोस जेल। अब उस एग्रोस जेल से मुझे ट्रांसफर किस पे कराना है, सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे, और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है सेल्यूलोज मेम्ब्रेन वो होती है बेटा आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को रखा मैंने जेल के ऊपर, ताकि जो भी हमारा ब्रेड है, जो भी हमारा जेल है उस पे जो भी चीज प्रेजेंट है वो सब किस पे शिफ्ट हो जाए, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब हमने रखी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के बाद दोबारा से मैं फिल्टर पेपर लगाऊंगी, दोबारा से मैं पैड लगाऊंगी, दोबारा से मैं सपोर्ट ग्रिड लगाऊंगी, ताकि कोई भी चीज मेरी बाहर लीक ना हो। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए। तो इस तरीके से प्रॉपर एक सैंडविच बनाया जाता है मल्टीपल लेयर्स का, जिसमें दोनों तरफ से इक्वल चीजें प्रेजेंट है। बीच में हम क्या डाल रहे हैं, जेल और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन डाल रहे हैं। दोनों तरफ सपोर्ट ग्रिड है, सपोर्ट ग्रिड से अंदर हमारे पैड्स हैं, पैड से अंदर हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के बाद एक साइड से हमारा जेल है और एक साइड से हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाए और कोई भी चीज उन दोनों से बाहर ना आए। ठीक है, अब ये हमारा सैंडविच जो तैयार हुआ, इसको हम इस तरीके से बफर सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये बफर सॉल्यूशन में हमने डाल दिया। ये बफर सॉल्यूशन हम जो है वो पूरा ऊपर तक नहीं भरते, आधा भरते हैं कि वो वेल से ऊपर ना जाए। जो भी हमारा बफर है उसको हमें वेल से नीचे रखना है। वेल्स याद है ना, हमने जो एग्रोस जेल में बनाए थे उसी तरीके से इसमें जो हमने जिसमें वो पूरा सैंडविच बनाया उसमें भी हमारे वेल प्रेजेंट है। तो पूरे ऊपर तक आपको बफर नहीं बनना है, आधे तक आपको जो है वो बफर भरना है, जिससे कि वो बफर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे। और जब वो मूव करेगा बफर, अब इस बफर में भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम चार्ज देंगे। इस बफर में भी हम क्या करेंगे, चार्ज देंगे। चार्ज कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराएंगे तो ये बफर में मूवमेंट होगी, बफर में क्या होगी, मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से जो जेल पे जितना भी हमारा डीएनए वो सारा का सारा हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो डीएनए ये बफर में क्यों नहीं लीक कर गया, सीधा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे क्यों गया। तो बेटा जो आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू बफर, इसलिए जो भी आपका डीएनए है वो क्या करेगा, हमारे
बफर सॉरी डीएनए जो है हमारा किस पे बाइंड कर जाएगा, जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे चला जाएगा क्योंकि उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से फिर जब आपका ये 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है इसको बंद कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, इनको बाहर निकाला जाता है सैंडविच मेकर को, और फिर जब हम शीट पे देखते हैं तो शीट पे हमें बैंड्स दिखाई देते हैं ब्लू कलर के, क्योंकि हमने डाई डाली होती है उसमें, इथिडियम ब्रोमाइड डाली है, एक्सरेज है, तो वो हमें बैंड जो है वो व्हाइट शीट पर अगर दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारा डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से फिर हम इसको स्टोर करके रख देते हैं बफर सॉल्यूशन में। अगेन प्लेन स्टोर नहीं करेंगे, बफर सॉल्यूशन में ही जो है वो इनको स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब आप ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसे सेपरेट क्या कर रहे हो, डीएनए सेपरेट कर रहे हो, आरएनए सेपरेट कर रहे हो या प्रोटीन सेपरेट कर रहे हो, उस बेसिस पे हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो 3 टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न है तो यहाँ पे हमारा जो सेपरेशन हो रहा है वो प्रोटीन्स का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हम ट्रांसफर करा रहे हैं वो प्रोटीन्स का ट्रांसफर करा रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अगर हम डीएनए का ट्रांसफर कराते हैं, अगर हम डीएनए सेपरेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अगर आप डीएनए ट्रांसफर करा रहे हो तो सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अगर आप प्रोटीन करा रहे हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न। और अगर आप आरएनए का सेपरेशन और उसको ट्रांसफर करा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं नदर्न ब्लॉटिंग। तो ये 3 टाइप की हमारी ब्लॉटिंग होती है। ठीक है, अगर डीएनए का करा रहे हो तो सदर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन का करा रहे हो तो वेस्टर्न, और आरएनए का करा रहे हो तो नदर्न ब्लॉटिंग। तो इस तरीके से आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है या जो डीएनए का सेगमेंट निकाला जाता है, फ्रेगमेंट, वो इस पूरी टेक्निक से जो है वो निकाला जाता है। अब बाय चांस अगर हमें डीएनए को ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसके लिए भी एक टेक्निक है कि डीएनए कम पड़ रहा है उसको हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए और अब हम पूरा ये प्रोसेस जो है वो दोबारा नहीं कर सकते, हमारे पास डीएनए एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ट्रांसफर असेंबली हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब हमें सिर्फ लार्जर अमाउंट चाहिए और हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है वो हमारे से गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू सम रीजंस। तो अब इस डीएनए से और डीएनए हम कैसे बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी अगर आपका डीएनए कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको आपको ज्यादा करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।